वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, एक और पहले टर्म के एमएलए को कमान दे दी गई, जैसा हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि कोई पुराने दिग्गज रिपीट नहीं किए जाएंगे, और हश्र वही हुआ जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, वही राजस्थान में भी देखने को मिला। ये बीजेपी की नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स है, सोशल इंजीनियरिंग है, या फिर अब सीनियर लीडर्स की राजनीति का रीजनल क्षेत्रों में अंत है? बिल्कुल, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो भाजपा में इलाकाई छत्रप थे, अब उनका दौर समाप्त हो रहा है और नई पीढ़ी के नेताओं को कमान दी जा रही है। ये जरूर है कि ये नई पीढ़ी के नेता कोई बहुत चमत्कारिक, बहुत जनाधार वाले, कोई बहुत बड़ा नाम भले ना हो या कोई बहुत बड़ा जातीय समीकरण ना पलटते हों, लेकिन इनका स्ट्रक्चर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनने के बाद एक बार बदल जाएगा। और ये हो सकता है कि आने वाले वक्त के लिए तैयारी की जा रही हो, मोदी और अमित शाह भाजपा को उस भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो जो आने वाले 30-40 साल में उसको आगे लेकर जाए। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई इनमें से बीजेपी का खेवनहार भी आगे चलकर बन सकता है। लेकिन बड़ी चर्चा हुई आज, एक बात थोड़ी अधूरी सी रह गई कि भाजपा ने एक मार्गदर्शक मंडल बनाया था। वो मार्गदर्शक मंडल अभी है कि उस मार्गदर्शक मंडल में जो पुराने लोग थे वो चले गए, उनकी जगह कुछ नए लोगों को शामिल किया जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि मार्गदर्शक के बजाय मूक दर्शक भी कह सकते हैं। खैर, वो दोनों बातें एक ही जैसी रहीं। अब 3 राज्यों में नए मुख्यमंत्रियों का आना और पुराने मुख्यमंत्रियों का जाना बहुत सारी चीजें इस तरह की सामने रखता है। शिवराज, रमन सिंह, वसुंधरा राजे, ये अभी मार्गदर्शक मंडल में जाने वाली इनकी उम्र तो नहीं है। तो इससे यह साफ है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इनकी कोई भूमिका तय कर रखी होगी। हो सकता है कि रमन सिंह और वसुंधरा राजे को किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए, लेकिन शिवराज चौहान अभी केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होने की उनके पास काफ़ी समय है और वो पार्टी की केंद्रीय भूमिका में भी आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अभी प्रतीक्षा में हैं, बदलाव आएंगी चूँकि दिखेगा। ये चमत्कार देखिए, पहली बार का विधायक सीएम बनना भूपेंद्र पटेल गुजरात में हुए थे और वो दूसरी बार फिर से मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और अभी वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं गुजरात में। ये सब पहली बार, आखिरी बार, 10 बार, ये तो देखिए जब से मोदी का दौर आया तो वोट तो मोदी और अमित शाह के नाम पर मिल रहा है और उनके समीकरण से मिल रहा है। तो ऐसे में वो किस राज्य में किसको अपनी पसंद का नेता चुनते हैं, ये उनके हाथ में होना भी चाहिए। इतना जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी में पार्टी के भीतर अभी भी एक तरह का ऐसा लोकतंत्र है जो कोई भी व्यक्ति उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। अभी कोई बहुत परिवारवाद और क्षेत्रवाद इस तरह की बातों से वो बची हुई है। ब्रजेश जी, एक जमाना था, लोग कहते थे, हम लोगों ने सुना कि इंदिरा गांधी जो थी वो जो पौधे लगाती थी उनको 6-6 महीना हिला डुला के देख लेती थी कि कहीं ऐसी जड़ें गहरी तो नहीं हो गई, मजबूत तो नहीं हो गई, और फिर उन मुख्यमंत्रियों को हिला डुला देती थी। तो बीजेपी में भी अब इसी तरह के पौधे लगाए जा रहे हैं और अब ये पौधे जब तक अपनी जड़ें जमाएंगे तब तक फिर कुछ नया देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस में ये कल्चर आया था, लोग कहते थे इस बात को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वन मैन शो इस देश में चल रहा हो तो सीएम कौन बनेगा, किस जात का बनेगा, उसके नाम पर कितना परिवर्तन आएगा, मोहन यादव के बनने से उत्तर प्रदेश में कितना वोट बढ़ जाएगा, ये सब बातें सिर्फ बहस के लिए तो हो सकती हैं। लेकिन जब वोट मोदी के नाम पर पड़ रहा है तो वहाँ सीएम जीतन राम मांझी रहे या मोहन यादव रहे या कोई दास रहे, क्या फर्क पड़ता है। वो तो सब चीजें लोगों के हिसाब से सामने आती हैं। देखिए, पार्टी भाजपा जिस स्थिति में है और जिस दौर में है वहां पर सब कुछ
केंद्रीय मोदी के हाथ में है। जब से वो आए हैं, जब से उनका जो करिश्मा है वो लगातार चल रहा है। तो वोटों का ध्रुवीकरण, वोटों, लोगों के सारे पूर्वानुमान को लगातार बीजेपी ने धता बताया, तो मोदी के नाम पर ही बताया। ये जरूर है कि संघ की एक बड़ी ताकत उनके पीछे रहती है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों पर जरा धीरे से पैर रखकर गुजरे, क्योंकि जब कभी कड़क धूप थी तो इन्होंने किसी वक्त में हमको साया दिया था। तो बुजुर्गों के लिए तो यही कहा जाता है कि भाई उनका सम्मान होना चाहिए। आज वो भले इधर उधर हो गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में उनको भी भूमिका मिलेगी। और ये पार्टियों का अपनी आंतरिक लोकतंत्र भी है या उनकी इच्छा है। बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाती है, किस जात के आधार पर बनाती है, उसका अपना फैसला होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैंने देखी कि नेक्स्ट जनरेशन को, यानी कि यंग जनरेशन जो पॉलिटिक्स में 50s में होते हैं, उन्हें यंग ही कहा जाता है, उनको कमान सौंपी है बीजेपी ने। ब्रजेश जी, कमान तो सौंपी है, जनाधार कितना है ये भी देखना चाहिए। कोई छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, कोई 2-2, 3-3 बार मंत्री रहा हो, 4 बार एमएलए रहा हो, लोकप्रियता हो, ये भी सब चीजें रही हैं। अब भूपेंद्र पटेल लेकिन सक्सेसफुल मुख्यमंत्री हैं, तो आप उम्मीद करिए कि ये भी तीनों राज्यों में नए लोग भी सफल रहे। योगी जी देखिए, पहले कभी मुख्यमंत्री या मंत्री वो किसी पद पर नहीं रहे यूपी में, लेकिन वो मुख्यमंत्री बने, 5 साल रहे, फिर दोबारा उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार में वो मुख्यमंत्री हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह की कहानियां हैं। और अभी बीजेपी में योगी, मोदी, अमित शाह, ये एक दौर चल रहा है जहां वोट बरस रहा है और विपक्ष कमजोर है। तो कुल मिलाकर आप इसको इसी तरह से देख सकते हैं, जिनकी कुर्सी गई वो रोए जरूर होंगे घर में, इसमें कोई शक नहीं है। सुनिएगा कि बहुत से गम दिसंबर के नहीं होते, उसे भी जून का गम था मगर रोया दिसंबर में। और बुजुर्गों के लिए मुनव्वर राना ने लिखा है कि नई सदी में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, और छतों पर परिंदों के लिए पानी अब कौन रखता है, और गिरती हुई दीवारों को हम ही थामे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी अब कौन रखता है। अरे इतने भी बुजुर्ग नहीं हुए कि उनको इरेलीवेंट कर दिया जाए। अभी ठीक ठाक है, मतलब यंग दिखते हैं लोग, ठीक है, एक एज हो गई, बट इतने भी बुजुर्ग नहीं हुए कि उनकी निशानियों के लायक हों। वीरेंद्र जी, आपका शुक्रिया और धन्यवाद इस ऑब्जर्वेशन के लिए और हमारे